नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। टिकट के दावेदार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आदमपुर हलके की। जी हां, ये हलका चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है। यहां से भजनलाल खुद विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। उनकी धर्मपत्नी जिस्मा देवी यहां से विधायक रह चुकी हैं। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई यहां पे से विधायक रह चुके हैं और उनके पोते भव्य बिश्नोई भी यहां से विधायक रह चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार के परिणाम रहे थे और बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस के टिकटार्थियों की कितनी संख्या है, कौन कौन यहां से टिकट के दावेदार हैं, कौन कौन दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसी की हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। नमस्कार, धन्यवाद अजय जी, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे आदमपुर की। कुल वोटों की अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख मतदाता आदमपुर विधानसभा के अंतर्गत आते हैं और यहां से जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो जाट समाज के जो मतदाता हैं वो 55,000 के करीब है। यही वजह कि इसको जाट हलके के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि बिश्नोई समाज दूसरे नंबर पे आता है, 28,000 के करीब इनकी संख्या है, मतदाता हैं। एससी समाज के 26,000 हैं, बीसी ए के 29,000, बीसी बी के 4,000, ब्राह्मण समुदाय के करीब 6,000, अग्रवाल समुदाय के करीब 5,000, पंजाबी समुदाय के करीब 4,000, राजपूतों की बात करें तो करीब 2,000, मुस्लिमों की बात करें तो करीब 1,000 और सिखों की बात करें तो करीब 1,000 के करीब मतदाता है। वही लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में पहली बार उलटफेर हुआ और 6,384 वोटों से आदमपुर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। जयप्रकाश उर्फ जेपी वहां से 6,384 वोटों से जीतकर निकले। अगर हम बात करें चौधरी भजनलाल की तो उनका ही परिवार यहां पर हमेशा मजबूती के साथ रहा है। उनके परिवार का ही दबदबा यहां पर इस आदमपुर सीट पर रहा है। हालांकि आदमपुर में 7 बार बीजेपी हारी है, 5 बार उनकी जमानत जब्त हुई। इस सीट पर 1967 से 2019 तक कुल 13 सामान्य चुनाव हुए, जबकि 3 उपचुनाव हुए। यहां से 11 बार कांग्रेस, 4 बार हजका, 1 बार जनता पार्टी व 1 बार बीजेपी को अभी 2022 के उपचुनाव में जीत हासिल हुई है। वहीं अगर हम 2022 के उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई को 67,492 वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश को 51,752 वोट मिले थे और आईएनएलडी के कुर्डाराम नंबरदार को 5,248 वोट मिले थे। ये यहाँ का जातीय समीकरण है और हमने आपको बताया कि किस प्रकार से क्या समीकरण, किसका प्रभुत्व यहां पर रहा है। अब हम बात करेंगे आदमपुर से बीजेपी के, जेजेपी के, इनेलो के और कांग्रेस के कौन से वो चेहरे हैं जो अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। प्रदीप जी, अगर हम बात करें आदमपुर चुनाव की तो क्या कहना चाहेंगे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए अजय जी, आदमपुर विधानसभा हरियाणा प्रदेश का ऐसा विरला क्षेत्र रहा है जहां पे आज तक हरियाणा बनने से लेकर और आज तक एक ही परिवार के सदस्य चुनाव जीतते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे, चाहे उन्होंने अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई या जनता पार्टी में रहे जी। वो एक ही चौधरी भजनलाल जी भी वहां से बड़े लंबे टाइम तक रहे। फिर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जिस्मा देवी जी भी रही, विधायक रही। वहां से उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई भी विधायक रहे और वर्तमान में भजनलाल जी के पोते भव्य बिश्नोई वहां से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी। और दूसरा एक ये बड़ा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से चौधरी देवीलाल जी भी चुनाव हारे भजनलाल जी के मुकाबले में और आदमपुर से रणजीत सिंह जी भी चुनाव हारे। तो इस तरीके से ये एक बड़ा अलग तरीके का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे हमेशा से चौधरी भजनलाल जी का वर्चस्व रहा, परंतु अब धीरे धीरे अजय जी वहां से भजनलाल परिवार सिकुड़ता जा रहा है। जैसे कहीं ना कहीं राजनीतिक जो विरासत थी वो
कमजोर पड़ती जा रही है, क्योंकि एक दौर था जब भजनलाल जी 72,000 वोट से चुनाव जीते 2005 के विधानसभा चुनाव में, 72,000 वोट के अंतर से। और फिर एक ऐसा समय आया जब केवल 6,000 वोट से कुलदीप बिश्नोई जीत पाए थे जयप्रकाश जी के मुकाबले में जी। और अब लोकसभा चुनाव के दौरान, तो खैर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी भव्य बिश्नोई हार गए थे वहाँ से, जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के बृजेंद्र सिंह जी के मुकाबले में आदमपुर से। और अब की बार के लोकसभा चुनाव में भी जयप्रकाश जी ने वहाँ से जीत हासिल की है। तो अब जैसा कि वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि धीरे धीरे भजनलाल जी की जो विरासत है वो कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी प्रदीप जी, एक बात और है कि जहाँ कहीं भी जिस भी पार्टी में भजनलाल का परिवार रहा है, वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने किसी और नेता को नहीं उभरने दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पे अजय जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बड़े पेड़ के नीचे दूसरा छोटा पेड़ नहीं उग पाता है जी। और भजनलाल जी के सामने वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया। कभी मास्टर हरि सिंह जी ने वहाँ से लोकदल की तरफ से चुनाव लड़ा, कभी नरसिंह बिश्नोई ने, कभी गुरमेश बिश्नोई जो उनके साथी होते थे जी, वो वहाँ उनसे हटके और उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। कभी धर्मपाल सरसाणा जी ने चुनाव लड़ा, कभी रणजीत सिंह जी, कभी सुरेंद्र सिंह जी जो बंसीलाल के बेटे, और कभी जयप्रकाश जी। वहाँ पे अनेकों लोगों ने चुनाव लड़े, परंतु भजनलाल जी का परिवार ही वहाँ से हमेशा चुनाव जीतता रहा है। और आज तक वहाँ पे अभी तक उनकी जो लेगेसी है भजनलाल जी की वो बरकरार है, परंतु कहीं ना कहीं वो फीकी जरूर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी, यही वजह है कि अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कुलदीप बिश्नोई गांव-गांव जा रहे थे तो वोटों की अपील कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो लोगों से झोली भी करते हुए नजर आए कि अब की बार हमें वोट दे दीजिए। तो लोगों का, जनता का यही कहना था कि कुलदीप जी बहुत हुआ, अब की बार आप हमें अपने आप से वोट देने दीजिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो गांव-गांव गए हैं। और इसके साथ साथ जो पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव था, जब स्वयं कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बृजेंद्र सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी उस लोकसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से, और भव्य बिश्नोई उस लोकसभा चुनाव में भी हार गए थे। तो वही बात मैं फिर बार बार कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वो अब उस तरीके का प्रभाव उनका नहीं है जब चौधरी भजनलाल जी के दौर में जो प्रभाव लोगों के पे उनका होता था, आज वो कहीं मतलब वो राजनीतिक विरासत वाली बात अब वो फीकी नहीं रही है, वो उस विरासत जी बिल्कुल नहीं पाए। जी, अब तमाम हरियाणा के दर्शकों को, हरियाणा के लोगों को, पूरे देशवासियों को जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी पॉइंट पे आते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि अब की बार बीजेपी से, इनेलो से, जेजेपी से और कांग्रेस से कौन कौन टिकट के दावेदार हैं। तो सबसे पहले बीजेपी की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भव्य बिश्नोई यहाँ से विधायक हैं, तो पहला नाम उन्हीं का आता है। वर्तमान विधायक होने के चलते सबसे बड़ी जो टिकट की दावेदारी है वो उन्हीं की तरफ से है। प्रदीप जी, देखिए अजय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि वर्तमान में विधायक हैं और क्योंकि भजनलाल जी का एक बड़ा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है जी, तो उस नाते से वो भारतीय जनता पार्टी के स्वाभाविक उम्मीदवार हैं और कोई शक भी नहीं है कि उनको उनकी उम्मीदवारी के ऊपर। परंतु बीच बीच में जिस तरीके की बातें चलती हैं वो उनको हम अफवाहें भी कह सकते हैं, वो तो वही जानते हैं कि कितना सच है और कितना नहीं है। कई बार उनकी पार्टी छोड़ने की या कांग्रेस में दोबारा से घर वापसी करने की बातें आती हैं जी। तो यदि अगर वो घर वापसी करते हैं कांग्रेस में तो अलग बात है, वरना अगर वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो मुझे लगता है कि भव्य बिश्नोई जी ही वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जी, वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट उम्मीदवार की तो ज्योति बेंदा भी टिकट की दावेदार है, क्योंकि हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रही है और HPSC की वो सदस्य भी है, तो ऐसे में वो भी टिकट की दावेदार है। जी हाँ, ज्योति बेंदा जी शिक्षक रही हैं, शिक्षा जगत से आती हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के काफ़ी नज़दीक हैं और इसके अतिरिक्त फरीदाबाद से पूर्व सांसद रहे रामचंद्र बेंदा जी के परिवार से वो आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों में से वो पुराने कार्यकर्ता रही हैं।
तो निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदवारी भी काफ़ी मजबूत है। काफी मजबूत है। वहीं अगर हम अगले नाम की बात करें तो शेर सिंह बिजला, जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं, भजनलाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनका भी नाम टिकट के दावेदारों में शामिल है। बिल्कुल आपने सही कहा है अजय जी। शेर सिंह बिजला जी उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करने वाले लोगों में से एक रहे हैं। आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और एक दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे भजनलाल जी के, जब भजनलाल जी वर्चस्व पे होते थे, उस वक्त उन्होंने भजनलाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। और वो क्योंकि बालसमंद जैसे बड़े गांव से आते हैं और जाट समुदाय से आते हैं, जो सबसे बड़ा वोट संख्या में जो सबसे बड़ा समुदाय है आदमपुर हलके में, उस समुदाय से आते हैं। और बालसमंद इटसेल्फ एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ से आते हैं। तो निश्चित तौर पे यदि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं तो वो एक काफ़ी सशक्त उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, सशक्त उम्मीदवार। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इनेलो की तरफ से जो नाम सामने आ रहे हैं टिकट के दावेदारों में। बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, अलग अलग टीमें भेजी गई थी और उन टीमों के अंदर जिन जिन टिकट के दावेदारों के नाम सामने आए हैं उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। और इनेलो में राजेश गोदारा दड़ोली हैं, अजय चौटाला के साले भी हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, उनकी टिकट की दावेदारी यहाँ पे जताई जा रही है। बिल्कुल अजय जी, राजेश जी श्रीमती नैना चौटाला के कज़न हैं, भाई लगते हैं। वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं आईएनएलडी की टिकट पे यहाँ से। चौटाला साहब के, ओम प्रकाश चौटाला जी के काफ़ी नज़दीकी हैं और पूरे, क्योंकि वो चुनाव लड़ चुके हैं, इस नाते से पूरे लोग विधानसभा क्षेत्र में उनके संपर्क भी हैं। हालांकि वो जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा कोई ज़्यादा बड़ा सा उनको समर्थन नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद वो आईएनएलडी के लिए एक उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार साबित हो। जी, वहीं सुभाष गिल जो कि डोबी से हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है टिकट के दावेदारों में। बिल्कुल, आप सुभाष गिल जी जैसे डोबी गांव जो है, जो आदमपुर हलके का जो इधर का इलाका है, बालसमंद डोबी की साइड का जो इलाका है, वो जाट बहुल इलाका है। और क्योंकि सुभाष गिल जी भी जाट समुदाय से आते हैं, किसान समुदाय से हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी आईएनएलडी उनके ऊपर भी एक दाव खेल सकती है। जी, वहीं अगर हम जेजेपी पार्टी की बात करें तो जेजेपी की तरफ से सिद्धार्थ गोदारा, जो कि एक्स वाइस चेयरमैन रहे हैं जिला परिषद के, उनका नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। ये भी देखिए, ये भी दुष्यंत चौटाला कह लीजिए या अजय सिंह चौटाला जी के ससुराल के परिवार से आते हैं। श्रीमती नैना चौटाला जी के परिवार से हैं, घर से हैं। और क्योंकि राजनीतिक परिवार है तो निश्चित तौर पे जेजेपी उनके ऊपर दाव खेल सकती है। जी, वहीं अगले नाम की बात करें तो मुंशी बेनीवाल, जो कि जेजेपी के हल्का प्रधान है, और साथ ही साथ सुनील मुंड गांव न्योली से जिला परिषद के मेंबर हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। देखिए अजय जी, चाहे मुंशी बेनीवाल जी हों, चाहे सुनील मुंड हों, देखिए हमें एक कड़वी सच्चाई जो आज है वर्तमान में कि जननायक जनता पार्टी का हर प्रदेश में वर्तमान में कोई बड़ा सा प्रभाव नहीं है। ठीक है, उनको उम्मीदवार मुंशी बेनीवाल जी भी हो सकते हैं और सुनील मुंड जी भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जिला परिषद के सदस्य हैं। और जब जिला परिषद का चेयरमैन की बात थी तो एक दौर में जिला परिषद चेयरमैन के लिए भी वो जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार के बारे में उनका एक बार जिक्र चला था। तो उन दोनों में से भी कोई ना कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जब से लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, उसके बाद लगता है कि कांग्रेस के अंदर टिकटार्थियों की बाढ़ आ गई है और हर कोई जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट किसे मिलेगी, कौन दावेदार हैं। तो बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, सर्वे के अंदर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला नाम जो उभर के आ रहा है, शुरुआत जो हालांकि बिंदास हरियाणा किसी को भी पहले नंबर पे, लास्ट के नंबर पे नहीं दिखाता है, सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि सर्वे जो करवाया गया टिकट के दावेदारों में कौन कौन शामिल है। डॉक्टर संजय जौहर, जो कि बिश्नोई हैं, पूर्व मंत्री मनीराम गोदारा का दोता है और हुड्डा के भी खास बताए जाते हैं।
बिल्कुल, देखिए डॉक्टर संजय जौहर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी काफ़ी सक्रिय थे और मनीराम गोदारा जी के वो दोहिते हैं और इस नाते से कहीं ना कहीं राजनीति उनके खून में है और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं उस इलाके में, हम ये कह सकते हैं। निश्चित तौर पे यदि संजय जौहर जी के ऊपर दाव कांग्रेस खेलती है तो वो भव्य बिश्नोई को, क्योंकि वो दोनों बिश्नोई समाज से आते हैं, वो अच्छा कांटे की टक्कर दे सकते हैं। जी, वहीं अगर हम बात करें कुलबीर बेनीवाल की, पूर्व विधायक हैं फतेहाबाद से भी, हालांकि वो टिकट मांग रहे हैं, यहां से भी टिकट के दावेदारों में उनका नाम शामिल किया जा रहा है। देखिए अजय जी, कुलबीर बेनीवाल जी एक बार जब भट्टू कलां विधानसभा क्षेत्र होता था, भजनलाल जी के वो समर्थक थे और क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र आदमपुर है और वो भजनलाल जी के समर्थन से कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे एक बार वो भट्टू कलां से विधायक बने 2005 में और उसके बाद उन्होंने एक बार आदमपुर से लोकदल की टिकट पे भी चुनाव लड़ा है। यद्यपि वो आज कांग्रेस में घर वापसी करके और वो फतेहाबाद हल्के से टिकट मांग रहे हैं, परंतु पार्टी यदि उनको उम्मीदवार बनाती है तो वो भी कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में अगले नाम की बात करें तो कर्ण सिंह रानोलिया, जो कि प्रजापत समाज से हैं और पूर्व बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे हैं। देखिए अजय जी, कर्ण सिंह रानोलिया जी पहले भारतीय जनता पार्टी में होते थे और उसके बाद वहां से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चुनाव भी लड़ा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जी, और वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी में हैं और जैसा कि आपने बताया प्रजापत समाज से हैं। देखिए वहाँ पे बैकवर्ड समाज की काफ़ी वोट हैं आदमपुर विधानसभा में और विशेष तौर पे प्रजापत समाज की भी अच्छी वोटें हैं, तो यदि वो उम्मीदवार होते हैं तो उनको बैकवर्ड होने का, और क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से किसानों में भारतीय जनता पार्टी की प्रति नाराज़गी है, तो मैं समझता हूँ उनको दोहरा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि बैकवर्ड समाज का होने का भी और किसान समाज का जो समर्थन भी मिल सकता है, इसलिए वो भी काफ़ी ठीक प्रभावशाली साबित हो सकता है। जी, वहीं प्रदीप जी अगले नाम की अगर हम बात करें तो सतेंद्र सिंह मूंड है, पूर्व प्रत्याशी व कांग्रेस के अनेक पदों पर पदाधिकारी रहे। देखिए अजय जी, मैं समझता हूँ जितने नाम हम ले रहे हैं उनमें काफ़ी नामों से ज़्यादा सतेंद्र सिंह जी प्रभावशाली साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चुनाव जब भजनलाल जी का परिवार ने अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तो सतेंद्र जी ने कांग्रेस की टिकट पे वहाँ से चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने दूसरा चुनाव आम आदमी पार्टी से पिछला उपचुनाव लड़ा था जी, परंतु और इसके साथ साथ देखिए पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आज अब दोबारा से वो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने वापसी की है और जाट समुदाय से आते हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। तो यदि सतेंद्र मूंड को पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मैं समझता हूँ जितने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं वो सब के ऊपर भारी पड़ते दिखाई देंगे और भव्य बिश्नोई के लिए वो काफ़ी कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। जी, वहीं अगर हम टिकट के दावेदारों में बात करें, भूपेंद्र कासनिया, जी हाँ, भूपेंद्र कासनिया भी टिकट के दावेदार हैं। विकास पार्टी में जिला प्रधान रहे, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे, लगातार हल्के में जाके वो लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। तो भूपेंद्र कासनिया को लेके क्या करें? देखिए अजय जी, भूपेंद्र कासनिया काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। वो एक दौर में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो सांसद रहे हैं भिवानी से, चौधरी बंसीलाल के बेटे जी, उनके काफ़ी करीबी लोगों में उनकी गिनती होती रही है और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र कासनिया जी आए और क्योंकि वो भी सक्रिय हैं तो क्योंकि एक दौर में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा विकास पार्टी का भी काफ़ी प्रभाव रहा है, तो उस नाते से लोगों के साथ उनका जनसंपर्क अच्छा रहा है, तो वो भी अपनी दावेदारी अवश्य पेश करेंगे। जी, अवश्य पेश करेंगे। वहीं अगर हम कुर्डाराम नंबरदार की बात करें बालसमंद से, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कुर्डाराम नंबरदार जी भी काफ़ी वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और पिछला जो चुनाव था भव्य बिश्नोई के खिलाफ उन्होंने उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ा और
जो बालसमंद गांव और इसके आसपास के गांव में उन्होंने अपना एक जनसंपर्क अभियान चला के और अच्छे वोट लिए थे। ये पार्टी यदि उनको उम्मीदवार बनाती है तो जाट समुदाय मैं समझता हूँ उनके साथ लामबंद हो सकता है। जी, वहीं अगर हम सुखबीर डूडी की बात करें, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है, पूर्व चेयरमैन रहे हैं मार्केट कमेटी के। देखिए, डूडी जी भी वही है, जाट समुदाय से आते हैं और मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, सक्रिय हैं। लेकिन सुखबीर जी का इतना जनसंपर्क नहीं है जितना अन्य लोगों का है। हाँ, क्योंकि आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक अच्छी माहौल बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, तो वो भी अच्छे तरीके से चुनाव को संभाल सकते हैं। जी, वहीं अगर हम टिकट के दावेदारों में बात करें तो हंसराज जाजुदा बिश्नोई, जो कि पूर्व जिला प्रधान भी रहे हैं। देखिए, हंसराज जी क्योंकि भजनलाल जी परिवार के नज़दीक रहे हैं और स्वाभाविक है कि वो पार्टी में उन्होंने काम किया है और वो भी टिकट के दावेदारों में से एक हैं। और क्योंकि बिश्नोई समुदाय से आते हैं तो उनको ये भी एक उनके लिए बड़ी फेवरेबल बात रहेगी कि उनको बिश्नोई समाज से भी वोट मिल सकते हैं। और क्योंकि आज वर्तमान में जो किसान समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं उसमें नाराज़गी है जी, इस वजह से उनको वो भी वोट मिल सकते हैं, वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जी, वहीं अगर हम वीर सिंह दलाल की बात करें और साथ में आशीष गोदारा उर्फ कुकी, जो कि जिला पार्षद हैं वर्तमान में, इनकी बात करें तो ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, देखिए, वीर सिंह दलाल जी काफ़ी लगभग पिछले 40 साल से वो लगातार सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं जी, और उस नाते से उनका भी काफ़ी संगठनों से भी वो जुड़े रहे हैं और उनका भी काफ़ी अच्छा उस एरिया में एक बड़ा जनसंपर्क अभियान वो लगातार चलाते रहे हैं। अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने जैसे कहा आशीष गोदारा जी, आशीष जो हैं वो जिला परिषद के सदस्य हैं, काफ़ी अच्छे वोटों से उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, युवा हैं जी, और हालांकि पहले वो काफ़ी लंबे समय तक जयपुर में रहे हैं और परंतु वर्तमान में वो जैसे जिला परिषद चुनाव के बाद वो यहीं पे हैं, लगातार लोगों के साथ संपर्क में हैं जी, वो भी मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा वो प्रदर्शन कर सकते हैं। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में अगर हम बात करें प्रदीप बेनीवाल बिश्नोई की, जो कि पोकरमल बिश्नोई के बेटे हैं। बिल्कुल, देखिए, पोकरमल जी और भजनलाल जी का काफ़ी अच्छा लंबे समय तक प्यार प्रेम रहा, परंतु राजनीतिक तौर पे दोनों परिवार आज अलग अलग पार्टियों में हैं। तो परंतु क्योंकि भजनलाल जी की दौर से ही लेके और पूरे हलके के लोगों के साथ पोकरमल जी का या पोकरमल जी के परिवार का संपर्क रहा है, तो उस नाते से प्रदीप बेनीवाल जी भी अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। जी, वहीं अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों में अगले नामों की, रमेश जाखोद कालू पंडित सदुलपुर से और बाबूलाल शर्मा। देखिए, रमेश गोदारा जी जो हैं जाखोद खेड़ा से, वो कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद वो पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी में थे और पहले वो उससे पहले भी वो चौटाला साहब के साथ उनका बड़ा अच्छा वो था, INLD में थे, फिर वो कांग्रेस में आ गए थे, जननायक जनता पार्टी में भी वो रहे जी, तो उनका भी राजनीतिक जीवन में वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो भी अपनी दावेदारी जरूर पेश करेंगे जी। और जहाँ तक बात कही आपने कालू पंडित या बाबूलाल शर्मा जी की, पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उस नाते से उनका भी दावा बनता है और यदि पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताती है ऐसे लोगों के ऊपर, तो मैं समझता हूँ पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि आम कार्यकर्ता के बारे में भी पार्टी को जरूर सोचना चाहिए। प्रदीप जी, वही टिकट के दावेदारों में रमेश बेनीवाल है, डोभी से है, किसान नेता है, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। निश्चित तौर पे देखिए, बेनीवाल जी किसान आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, उनकी बड़ी अग्रणी भूमिका में रहे हैं और किसानों के मुद्दे हमेशा उठाते रहे हैं और किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, तो निश्चित तौर पे वो भी अपनी दावेदारी जरूर पेश करेंगे और वो भी मेरे ख्याल में जनसमर्थन हासिल करने में सक्षम होंगे। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, अंतिम सवाल आपसे, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से पहले चौधरी
भजनलाल का जो परिवार एक तरफा माहौल रहता था, 2024 के चुनाव में क्या वैसा रहेगा या फिर अब की बार कुछ उलटफेर हो सकता है? देखिए अजय जी, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि उलटफेर हो सकता है। मैंने पहले भी, जैसे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा है कि भजनलाल जी के परिवार की जो राजनीतिक विरासत थी वो अब धीरे धीरे दरकने लगी है। आप ये देखिए, लोकसभा चुनाव में स्वयं भव्य बिश्नोई भी 2019 के चुनाव में वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे। वर्तमान जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसमें भी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वो जीत नहीं दिला पाए। तो यदि कांग्रेस पार्टी किसी अच्छे उम्मीदवार के ऊपर और एकजुट होकर के चुनाव लड़ती है तो मैं समझता हूं कि वो काफ़ी कुछ भजनलाल परिवार को शिकस्त देने में भी कामयाब हो सकती है। और अजय जी, इसमें हमने एक चीज़ मेरे ख्याल से विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि जयप्रकाश जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा उपचुनाव में भी, उससे पहले भी वो जयप्रकाश जी यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो यदि पार्टी जयप्रकाश जी के ऊपर दाव खेलती है या, तो मैं समझता हूं, क्योंकि जयप्रकाश जी का वहां पर काफी अच्छा प्रभाव उन्होंने अपना बनाया हुआ है। लेकिन वो सांसद हैं, वो क्या नहीं, वो सांसद हैं या कई बार पार्टी किसी एक बड़े मिशन को हासिल करने के लिए कई बार अपना एक सीट त्यागने की भी कोशिश कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि यदि जयप्रकाश जी वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि भजनलाल परिवार की विरासत वहाँ से हमें खिसकती हुई दिखाई दे। जी बिल्कुल, विरासत जो है वहाँ से खिसक सकती है। ये थे आदमपुर के टिकट के दावेदारों की पूरी सूची। हमने बारीकी से जो सर्वे करवाया था, अलग अलग टीमें जो भेजी गई थी, उसमें जिन जिन लोगों के, जिन जिन पार्टियों की तरफ से टिकट के दावेदारों में नाम शामिल किए गए, उनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप बिंदास हरियाणा के इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ, टिकट के दावेदारों के साथ। तब तक दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार जी।